जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे समाज का हर आदमी एकजुट हो जाए तो समाज का भला हो सकता है। ऊंचे ऊंचे इन पहाड़ों पर संघर्ष भी तो पहाड़ सा ही है, लेकिन हंसते मुस्कुराते इस संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। ये पहाड़ देवभूमि की महिलाओं के संघर्ष के प्रतीक हैं। रोज के संघर्ष और पहाड़ की एक आम महिला कैसे कुछ खास कर जाती है, इसी की मिसाल हैं चमोली जिले के नंदप्रयाग की कमला रावत जी। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं उत्तराखंड हूँ। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। तो इस वक्त हम लोग ठेली मेड़, ये जो ग्राम सभा है, वहां पर हैं। कमला रावत जी से बातचीत करने, उनसे मिलने आए हुए हैं। गांव थोड़ा सा यहाँ से तकरीबन 200-300 मीटर ऊपर है, लेकिन क्योंकि आज जिस वक्त पे हमें बातचीत कर रहे हैं थोड़ा मेरा स्वास्थ्य खराब है और चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से मैं गांव में नहीं जा पाया। तो हमने रोड साइड पे ही जो विश्राम गृह है वहाँ पे कमला जी को बुला लिया। तो कमला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत हमारी ग्राम सभा में जी। और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ। नहीं, हमारी तो खुद इतनी इच्छा थी आपसे मिलने की, क्योंकि जब आपने पहली बार, मुझे ध्यान है, ट्विटर पे एक ट्वीट किया और आपने घास का वो पूरा गाजो एक तरह से वो था और एक हाथ में आप ओहो रेडियो पे उस टाइम संगीता ढोंडियाल जी का गाना चल रहा था और आपने ट्वीट किया और हमें इतनी खुशी हुई। हमने कहा चलिए, ओहो रेडियो गांव गांव तक पहुंच रहा है। और कमाल की बात थी कि आपने उसको ट्विटर पे ट्वीट करके बताया, तो हमें और खुशी हो गई। तो आप ये जो सोशल मीडिया पे भी लगातार एक्टिव रहती हैं, उसके बारे में जरा बताइए, आप कैसे ख्याल आया? मेरा ना ये ओहो रेडियो एक ऐसा हो गया, मेरा एक जीने का जरिया ही हो गया मेरा। अच्छा। जब मैं जाती हूँ इधर उधर तो मैं सबको बोलती हूँ जी, ओहो रेडियो सुनो, अच्छा है जी। पहाड़ी गाने सुनने को मिलता है, सारी चीजें अपना ये है। तो मैं उसी पे ज्यादा फोकस करती हूँ। हाँ। अपना काम भी करती हूँ दिन भर। हाँ। बस ओहो रेडियो गाना बनाती हूँ, उसी समय भी यूज करती हूँ। जी। खेतों में जाती हूँ वहाँ भी, घास को जाती हूँ वहाँ भी, जहाँ भी हो तो मैं वहीं बस ओहो रेडियो यूज करती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी। ये जो आपका ये प्लेटफॉर्म है तो बहुत अच्छा है, ये जो गढ़वाल की संस्कृति को बचाए रखता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो और मैं सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि ये आप लोग भी सुनिए। हाँ। तो आगे बढ़ें। आमतौर पे पहाड़ में महिलाओं को ये देखा जाता है, ये बोला जाता है कि भाई वो घर गृहस्थी के कामों में ही ज्यादा बिजी रहती हैं। हाँ। लेकिन आप समाज के लिए भी बहुत सारी चीजें जो आपके लेवल पे हो पाता है, आप वो करती हैं। तो ये कब लगा आपको कि ऐसा करना चाहिए? ये मेरे को बचपन से ही था, मैं कुछ कर रहा हूँ थोड़ा, पर थोड़ा मेरा बचपन थोड़ा वैसे ही गुजरा जी। थोड़ा गरीबी स्थिति थी और पढ़ने में थोड़ा मम्मी पापा भी थोड़ा वो थे, गरीब परिवार से हूँ तो ज़्यादा वो नहीं थी, स्थिति ठीक नहीं थी हमारी। तो मन में हर तरह के सवाल आते थे जी। जहाँ पे छोटे बच्चों के साथ अन्याय होता है, जहाँ पे बड़े जन रास्तों में या बुजुर्गों के साथ अन्याय होता है, तो वहाँ पर मेरे को लगता है कि ये बहुत गलत है। समाज में सुधार की बहुत ज़रूरत है, तो इस पे हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ये मेरा थोड़ा थोड़ा करके आज यहाँ तक पहुँची हूँ। कोशिश करती हूँ थोड़ा बेहतर करने की, लेकिन इतना ही कर पाती नहीं, पर ये देखिए, वो कहते हैं ना कि गिलहरी के प्रयास, कुछ नहीं करने से कुछ करना बहुत बड़ा होता है और आप वो लगातार करती हैं, हम देखते हैं उसको। आपने शिक्षा की बात करी कि आपके माता पिता जी उतने शिक्षित नहीं थे, लेकिन साल भर पहले की बात है जब आपने, और हमारे लिए तो बड़ी खुशखबरी थी जब आपकी बिटिया ने 10वीं करी और आपने साथ में 12वीं। तो पहले आपकी पढ़ाई छूट गई थी क्या? हाँ, मैंने 8वीं तक पढ़ाई की। तो पढ़ने का मन तो बहुत था, क्लास में फर्स्ट भी आती थी। अच्छा। हाँ, तो रैलियों में जाने का मन नहीं होता था। हाँ। तो इतना किराया वो नहीं होता था तो नहीं भेजते थे। तो मैंने सोचा यार अब जिद भी क्यों करूं, जब हमारी स्थिति ऐसी है तो मैं जिद भी क्यों करूं। तो मैंने सारे सपने, अपने जो सपने देखे थे मैंने वहीं पर समेट लिए मैंने। फिर थोड़ा कुछ साल बीते, मेरी शादी हुई। तो शादी हुई उसके बाद मैंने सोचा अब तो पल्लू के नीचे रहना है, घर गृहस्थी संभालनी है, कुछ नहीं करना। और अब बस मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा होगा मेरे साथ। तो फिर समय ने एक बार दो करवट बदली, तो मेरे को ये हमारे प्राइमरी विद्यालय की जो
प्रधान अध्यापिका है, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बोला। तो मैंने झिझक के हाँ कर दी मैंने। तो बोला तेरे 9th के पेपर है, अब तेरे को जाना है। मैंने कहा अब मेरे को ना हाँ बोलने की भी नहीं हुई, ना बोलने की भी नहीं हुई। इतना अच्छा मौका मिला तो पढ़ने का मन तो करता ही है, पर करूँ कैसे? समस्या तो वो थी, घर से बाहर जाना या भेजते भी नहीं थे पहले। अब तो पति बहुत सपोर्ट करते हैं, अब तो कहते जो तेरे मन में तो कर, तेरे को फ्री शूट है। हाँ, तो मेरे को एक वहाँ से दोबारा मेरे को बचपना लौट आए मेरा जी। हाँ, तो मैंने थोड़ा थोड़ा घर के काम भी किया और बच्चों को भी संभाला, खेती बाड़ी भी की जी। और साथ में पढ़ाई भी की। अब तो लड़की भी मेरी 9th में थी, मैं भी लड़की मेरी 7th में थी, मैं 9th में थी। अच्छा। हाँ, अब तो ऐसे करके तो वो भी हाई स्कूल में चली गई, मैं भी 12वीं में। हाँ। तो एक साथ पढ़ा हमने। अच्छा। हाँ, मैं भी बैठती थी बच्चों के साथ, तो मेरे बच्चे भी सोचे मेरी मम्मी पढ़ दी। हाँ। मेरे को भी पढ़ना है, अब तो मेरे को भी पढ़ना है। तो बच्ची भी ठीक है पढ़ने में। तो नंबर किसके ज्यादा आए तो उसी के आए ज्यादा। उसी के नंबर आए ज्यादा। हाँ, तो उतना मैं नहीं पढ़ पाई ना, मेरे ऊपर बच्चों की नहीं, वो आपने जो किया वो अपने आप में बहुत कमाल है। 2nd डिवीजन में पास हुई। अरे ये तो हाँ। बहुत बढ़िया। तो साथ साथ एक और चीज मैंने देखी जो मुझे मालूम चला कि जब आपके शायद प्राइमरी विद्यालय में ही एक टीचर की कमी थी और बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, तो आपने कहा कि मैं पढ़ा लेती हूँ, और उसका मानदेय भी जो आपको बाद में हाँ। मिला, आपने वो विद्यालय को दे दिया। हाँ। उसके बारे में जरा बताइए। वो पता क्या, वो ये हुआ मेरे साथ, मैं पेरेंट्स बैठक में गई तो वहाँ पे टीचर की कमी थी जी। अब तो अध्यापिका जी ने बोला कि गाँव की सहमति से तो गाँव वालों हमारे पास टाइम है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे ये सो। मैंने कहा मेरे पास टाइम है लेकिन मेरे पास शिक्षा ही नहीं है, इतने में कैसे पढ़ाऊँ मैं? तो बोला नहीं, ऐसा नहीं लगता कि आपको मतलब 8वीं पढ़ी हो। मैंने कहा नहीं, मैं 8वीं पढ़ी हूँ, अब मेरे को टाइम तो मेरे पास है, मैं पर इतनी योग्यता नहीं है मेरी कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ। तो बोला नहीं, आपको आना है। तो सबकी सहमति से मैं गई विद्यालय में, कुछ मैंने पढ़ाया। तो वहाँ के दरवाजे ठीक नहीं थे जी। तो जो मेरे को मानदेय मिला तो मैंने वो मार्केट से लोहे के एंगल बनवा के दरवाजे बनवाए विद्यालय में। उनका क्योंकि दरवाजे ना, जैसे दरवाजे खोलते तो सीधे दरवाजा अंदर चले जाता था। छोटे बच्चे हैं, किसी के बच्चे पे चोट आ गई या कुछ हो गया, अनहोनी हो गई, तो वो तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, इसको ऐसे करना, जहाँ जैसे कुछ पैसे थोड़ा 200-400 कम पड़ रहे थे तो मैं दूंगी। तब तक मेरे जाने से पहले किसी ने दे दिए वो। अच्छा। तो गाँव के जिनके बच्चे पढ़े थे उन्होंने दे दिया वो, तो वो पूरा हो गया, खिड़की दरवाजे से लग गई थी उसके बाद। तब हम आमतौर पे जब बड़े शहरों की बात करते हैं, कोई काम जो सामाजिक तौर पे करना होता है और फंड्स की कमी होती है, तो लोग क्राउड फंडिंग करते हैं। आपने उस चीज को यहाँ गाँव में कर दिया, वो क्या चीज थी जो क्राउड फंडिंग से आपने जोड़ा था? ऐसे ही बस जब मैं गई गांव में, उस टाइम पे कोरोना काल चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना, जब कोरोना योद्धा कोरोना से लड़ रहे हैं तो हम भी कुछ कर सकते हैं जी। जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, जो अपना रोजगार छोड़ के अपने घर वापस जा रहे, तो रास्ते में कोई प्यासा है, कोई भूखा है, तो मेरे एक जेठ जी हैं गाँव में, तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला ये आइडिया भी ठीक है। तो हम घर घर गए, लोगों को भी बताया। वैसे सब लोग थोड़ा थोड़ा जानकार हो गए थे उस टाइम पे। तो गई तो हमने ये कोरोना के बारे में बताया लोगों को और चंदा इकट्ठा किया। तो जो पैसा इकट्ठा हुआ तो हमने उसको प्रधानमंत्री केयर फंड में डाला। तो वो हो गया था, हमारा बहुत सारे पैसे हुए थे उसमें। हाँ जी। तो मैं कुछ टाइम पहले जो भारत सरकार का माई गव करके पोर्टल है, वहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई डिजिटल इंडिया का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, और वो भी महिलाओं को लेके। तो मैंने जब देहरादून में किसी को ये बात बताई तो उन्होंने कहा अरे नहीं, एक तो ग्रामीण क्षेत्र और वहाँ पे महिलाएं डिजिटल इंडिया कहाँ वो करती होंगी। फिर मैंने आपका दिखाया उनको ट्विटर अकाउंट। मैंने कहा ये देखिए आप बात करते हो।
तो MyGov का जो एक डेटा आया है केंद्र सरकार का, उन्होंने ये कहा है कि भारत में इंटरनेट जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता गांवों में, छोटे गांवों में बढ़ रहे हैं और महिलाएं बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी। तो मैं आपको देखता हूं कि आप ट्विटर पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, फेसबुक भी चलाती हूँ, व्हाट्सएप भी, परसों कुछ बात आई आपने लोकेशन भी मुझे भेज दी। तो ये सारी चीजें आपने कहाँ से सीखी? ये मैं जब यहाँ से दिल्ली गई ना, जब मेरी शादी हुई, मेरी बिटिया हुई, तो मैं तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी नहीं है जी। तो मेरे को थोड़ा डॉक्टर ने कह दिया कि अगर बचना है तो बाहर चले जाइएगा 3 घंटे। तो थोड़ा वैसे करके मैं थोड़ा चले गई थी। उसके बाद तो मैं वहाँ पे 3 साल रही। तो जैसे 1 हफ्ता बीता वैसे मेरे को लगा ठीक है, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे ठीक ही है। तो जैसे गई मैं तो वहाँ दरवाजे के अंदर ही बंद हो गई। इधर उधर देखा, कहाँ देखो, हमें तो आदत पड़ी है खुली हवा, ठंडा पानी, शुद्ध वातावरण, उसमें तो मेरे को अच्छा नहीं लगा है। फिर वैसे जैसे तैसे करके मैंने 1 साल बिताया। वो भी मेरे को घुटन सी महसूस होने बैठ गई। उसके बाद मैंने तब 2 साल 3 साल काटे। वैसे मैंने कहा नहीं, मेरे को घर जाना है। तो मैं घर आई। उसके बाद जब ये वो चला, क्या कहते इसको, इंटरनेट वगैरह 2016 में, हाँ, जब जियो वगैरह, हाँ, तो तब थोड़ा थोड़ा वहीं से मैंने फ़ोन चलाना सीखा, थोड़ा पोस्ट अपलोड करने सीखी, थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपने पति के साथ सब सीखा। मैंने कहा मेरे को भी सिखाओ, मेरे को भी सीखना है। जब तब मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैं आज तक यहाँ पे पहुँची हूँ। नहीं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, इसका मैं एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे देखने सुनने वालों को अगर बताना चाहूँ, जिस जगह पे हम अभी आए हैं रास्ता इतना टूटा हुआ है, यहाँ 1 घंटे में 1 गाड़ी गुजर रही है। मान लीजिए आपको अपने क्षेत्र की कोई समस्या बतानी है और आपको वहाँ नीचे शहर जाना है, नंदप्रयाग या बाकी जगह, बहुत समय लगता है। राज्य सरकार को कुछ बताना है, केंद्र सरकार को कुछ कहना है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ से चल दिए और प्रधानमंत्री कहीं वेट कर रहे हैं। हाँ, आप ही का वेट हो रहा था। लेकिन वो डिजिटल ने क्या फायदा किया है कि आप उनको टैग कर दीजिए या क्षेत्र की समस्याओं को लिख दीजिए। कई और लोग उस पे आ जाते हैं, कहते हैं हाँ ये हमारे साथ भी हुआ, या ऐसा अच्छा होना चाहिए, या जो भी। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया है कि इंटरनेट की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है ना, कि उस इंटरनेट में आप देश दुनिया के लोगों से जुड़ पाते हैं। और आई थिंक वही सबसे अच्छी चीज हुई। अदरवाइज मुझे कैसे पता होता है कि यहाँ एक ग्राम सभा में कमला रावत जी जैसी महिला रहती हैं। उसी इंटरनेट ने हमको भी जोड़ दिया। और वही इंटरनेट आज मुझे देहरादून से आपके गांव ले आया हमारी टीम के साथ में। तो ये बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आगे अगर मैं आपसे बात करूँ इस क्षेत्र की समस्याओं को लेके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ स्वरोजगार की बात होती है, ठीक है, स्वरोजगार आदमी खुद कर सकता है, लेकिन स्वास्थ्य, अब आदमी, हर व्यक्ति खुद तो न तो हॉस्पिटल खोल पाएगा ना डॉक्टर हो भी है। तो कहीं ना कहीं सरकारों की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। उस चीज को लेके आप क्या सोचती हैं, और क्या समस्याएं हैं यहाँ जो आप सोचती हैं कि इस पे काम होना चाहिए? पहाड़ों में सबसे ज्यादा तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पलायन, ये बहुत ज्यादा, मतलब ये इसी से प्रभावित है पहाड़ ने। तो जैसे स्वास्थ्य, किसी पे चोट आ गई या कुछ हो गया, इमरजेंसी बाजार जाना है, गाड़ियाँ तो सुबह से शाम तक आती नहीं। सुबह 8 बजे 9 बजे निकल जाती सारी गाड़ियाँ। तो अचानक कोई बीमार हो गया है, यदि गाड़ी बुक करनी होगी तभी जा पाएंगे बाजार, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ से गोपेश्वर जाने में बहुत सारे टाइम लग जाता है। यहाँ पे कर्णप्रयाग जाओ तो वहीं पे बहुत टाइम, तब तक आदमी जो बीमार है तो रास्ते में दम तोड़ देता कभी कभार। तो जैसे महिलाओं की बात आती है तो डिलीवरी की वक्त भी वैसे ही। तो हमारे गांव के जो लड़के हैं, नौजवान हैं, तो वो कोई चेयर में उठा के या कभी कोई खाट पे लेटा के, तो कंधे पे उठा के वहाँ तक पहुँचाते हैं, हॉस्पिटल तक। तो इसमें तो मेरा सरकार से यही अपील है कि अगर 1-2 ग्राम सभा के बीच में एनएम सेंटर हो जाए हर ग्राम सभाओं में, तो थोड़ा सा उसमें राहत मिलेगी जी। हाँ, क्योंकि जैसे किसी पे चोट आ गई, किसी पे कुछ हो गया, तो उसके लिए भी एकदम मार्केट जाना संभव नहीं हो पाता है। फिर पहाड़ों में क्या है कि महिलाओं को एक अकेले नहीं भेज दिए,
अब सक्षम भी नहीं होती है कभी कभार तो जी। हाँ, तो उसमें भी बहुत दिक्कत होती है। उसके साथ 1-2 और चाहिए होंगे, तो जब किसी के परवानगी आदमी नहीं हो तो किसको ले जाएं। तो अगर एनम सेंटर नज़दीक हो जाए तो वो बहुत फायदेमंद होगा। और दूसरा ये रोजगार देखा आप, कुछ भी नहीं है थाने में, कुछ भी नहीं, तो रोजगार के लिए तो थोड़ा इधर उधर कर पाएगा आदमी, जितना कर सके कर पाएगा, लेकिन थोड़ा जैसे ये समूह खुल रहे आजकल गांव में जी। तो उससे भी बहुत फायदा हो रहा गांव में। इसको विस्तार से बताने के लिए, या इसमें क्या फ़ायदा है, कैसा क्या नुकसान है, क्या इसमें आजकल जैसे खाता, पिछले साल में 2-3 सालों से कोशिश कर रही थी कि हमारे गांव में समूह खुल जाए, तो हम समूह के माध्यम से कुछ कर पाएंगे। जैसे ऑर्गेनिक सब्जियां है, फल है, या घी दूध दाल वगैरह जो भी है नहीं, तो उसके लिए हम काम करेंगे। तो अभी जस्ट 1 महीना हो रखा, मैंने समूह खुल गए हैं। 2-3 साल से लगी थी मैं, तो अभी खुल गए। अभी गाँव वालों को ये भी मालूम नहीं कि कोई कह रहा मेरे खाते में पैसे हैं, तो कहीं अगर हम ये खाता आधार वगैरह लगाएंगे तो हमारा उड़ तो नहीं जाएगा। तो समझाने में बहुत दिक्कत होती है कभी कभार। तो थोड़ा अब कुछ 4-5 समूह खुल गए गाँव में, तो अब ठीक है, अब करेंगे काम जी। आप तो करेंगे ही। मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूँ कि आपके अंदर बहुत एक पॉजिटिविटी है, सकारात्मक सोच है, साथ के साथ में एक अच्छी एनर्जी है, और आप देश दुनिया में क्या हो रहा है उन चीज़ों पे बहुत नज़र रखती हैं। हाँ। आगे आप क्या सोचती हैं, क्या करना चाहती हैं ऐसा कि जहाँ पे अगर कुछ आपको लगता है कि ये मैं करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, वो क्या चीज़ है? अगर मैं कोई एनजीओ से थोड़ा एनजीओ कर लूँ जी, मैं समाज के लिए थोड़ा कुछ करना चाहती हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐसी बहुत सारी आवाज़ें दबी है जी, जो उठाने की ज़रूरत है, और उनको कंधे से कंधा मिलाकर उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी मैं व्यक्त नहीं कर पा रही, मैं आपको देखे मेरा वो तो नहीं, आपकी सोच बहुत अच्छी तो मैं सोची किसी थोड़ा एनजीओ में थोड़ा मैं काम करके, या मैंने थोड़ा सोचा था कुछ, सोचती तो बहुत हूँ लेकिन कर नहीं पाती। इतना मेरे हाथों में है नहीं, तो मैं क्या कर पाऊंगी थोड़ा, पर थोड़ा हाँ, मैं जैसे पोस्ट करती तो जो मेरे बाद में लिख देती, उसके बाद मैं सबको टैग कर देती। अब कम से कम देखे तो ये समस्या है हमारे गाँव। ये हाल ही में जब ये रोड बंद हुई थी, पिछली बार यहाँ 7 महीने तक रोड बंद रही, तो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग आदमी है या गर्भवती महिला है, तो यहाँ से मेन मार्केट जाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने वो भी उस टाइम मैंने सारी फ़ोटो लेकर और सबको टैग करके तब डाला। उसके बाद यहाँ पे काम लग गया था, तो रोड खुल गई थी। उसके बाद फिर 4 महीना खुली, फिर उसके बाद जैसे बरसात आई वैसे बंद। हाँ, तो ये अब जो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये बहुत ही कारगर है मेरे लिए तो। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं, जब हम किसी देश या राष्ट्र की बात करते हैं या ज़िले की बात करते हैं कि वो एक आइडल ज़िला बने, एक राज्य जो है लोगों की नज़र में आए, वहाँ पर वहाँ के नागरिकों की भूमिका के बारे में आप क्या सोचती हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कि सरकार ठीक अपना काम करेगी, जो आपके चुने हुए लोग हैं वो अपना काम करेंगे, लेकिन लोगों की अपनी व्यक्तिगत, जैसे क्योंकि पहले हम देखते थे पहाड़ों में जब सड़क नहीं होती थी, जब इतनी सुविधाएं नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, लोग कहते थे कि सिर्फ नमक लेने के लिए लोग जाते थे दुकान पर। हाँ। उसके अलावा सब कुछ गांव में होता था, आदान प्रदान हो जाता था। मैंने इससे दाल ली, उसने चावल दे दिया, उसने गेहूं कर दिया, किसी ने सब्जी दे दी, और आपस में। तो समाज की भूमिका के बारे में क्या सोचते हैं आप एक राज्य को आगे ले जाने के लिए? अगर जब जनप्रतिनिधि गाँव में आते हैं ना, तो बहुत सारे वादे करके चले जाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो आता है गांव में, भ्रमण किया, गांव की भोली वाली जनता को बेवकूफ बनाया, सबने उनको फुल बहुमतों से जिता के भेजा, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी पलट के नहीं देखता वो गांव में। ये गांव की स्थिति क्या है, जो वादे किए थे वो कब पूरा कर रहे हैं, कब क्या करना है, गाँव में क्या हो रहा है। जनप्रतिनिधि देखो लेटर बना बना के मुख्यालय वहाँ जाते, हम डीएम के पास जाती हूँ मैं,
तो तब भी होता है कभी कभार कोई ऐसे उठपटांग सवाल पूछ देते, क्या आप जनप्रतिनिधि हो, यहाँ पे लेके आई है, बेधड़ाक बोल रही। तो मैं कहती नहीं, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तुम्हारे जनप्रतिनिधि सो रखे, तो उनको जगाने का काम कर रही मैं। तो जैसे पिछली बार यहाँ पे कोरोना की टीम जांच के लिए नहीं आ रही थी, तो मैंने लेटर बनवा के तो मैं वहाँ गई मुख्यालय पे। तो उस टाइम पे स्वाति एस भदौरिया थी यहाँ पे, तो उनसे मिली मैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, 1-2 दिन में आपके गांव में टीम पहुँच जाएगी। तो उसके बाद आ गई थी 3 दिन बाद टीम। तो अगर इस जनप्रतिनिधि ढंग से काम करेगा तो गांव में ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये रोजगार है, अभी गांव में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सालों से पड़े हैं, उस पर कोई ध्यान देता नहीं। अगर जनप्रतिनिधि जागेगा तो तभी काम हो पाएगा, नहीं तो जनता भी सो रखी है, किसके पास जाए हाथ जोड़ने, मेरा काम करा दो, ये करा दो। और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर गांव वालों की हिम्मत तो वैसे भी टूट जाती। हाँ, तो एक तो गांव में सबको इकट्ठा करना बड़ा बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। हाँ, सबको बोलो ये करो वो करो, फिर इकट्ठा किया, फिर जनप्रतिनिधि झूठा आश्वासन देते हैं, उसके बाद चले गए। तब बाद में लोग पूछते तुमने इकट्ठा किया था, हमें बोला था कि हमारा ये करेंगे, कहाँ किया, कहाँ है। मेरे को भी बोलते अभी, मैं जैसे गांव में बोल जाती हूँ ना, तो कहती हूँ थोड़ा सा मैं सोच समाज के लिए काम करना, थोड़ा राजनीति से भी जुड़ना जरूरी है, लिंक होना जरूरी है, तभी थोड़ा काम हो पाएगा। और समय समय वही करती हूँ मैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जो आपकी सोच है, कुछ करने का एक जज्बा है, और कम से कम अपने को छोड़ के समाज को लेके साथ चलने की जो आपके अंदर एक भावना है, वो बड़ी अच्छी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये यूं ही आगे बढ़ते रहे। और कुछ काम जो आपने कहा कि आपके मन में आते हैं लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाते हैं, हम कोशिश करेंगे ओहो रेडियो के माध्यम से अगर मिल के कभी कुछ कर पाएँ जो हमारे हाथ में संभव होगा। सब कुछ हमारे हाथ में भी नहीं है, हमारी भी बड़ी परेशानी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि कहीं पे अगर हम आपके सहयोगी बन सकें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। एक और जी, जो मेरा राजस्व वाला है, हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरा। मैं इस पे तो बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने इतने सारे लेटर बना के सबको थमा दिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो मूल निवास जाति प्रमाण पत्र भी है वो भी नहीं बन पाता है, क्योंकि दूसरा गांव हमारा पैतृक गांव वो वाला पलेठी है, इधर जहाँ से आप आए होंगे, तो वो गांव उसी गांव से हम अलग हो रखे हैं। 100 साल से ऊपर हो गया है मैं अलग होते हुए। तो हमारे यहाँ पे 300 से ऊपर जनसंख्या है हमारी ग्राम सभा की, और 200 वोटर भी हैं वैसे। तो कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब हाल ही में जगह जगह ये वो खुला अग्निवीर वाली भर्ती, तो बच्चों के अभी कागज ही नहीं बन पाए। क्योंकि क्या हो गया कि अब यहाँ से पलेठी जाओ, पलेठी से पटवारी के पास जाओ, पटवारी के पास यहाँ ग्राम विकास अधिकारी के पास जाओ, यहाँ से डीएम के पास जाओ। अब तो जा के ना लोग भटक गए। ये अगर हो सके तो आपके माध्यम से हो सका तो ये राजस्व वाला मामला ये आप इस पे जरूर बात करेंगे और कोशिश करेंगे जहाँ तक जो बात इस पे हो सकती है। आपकी सोच अच्छी है और आप अच्छा ही सोच रहे हैं समाज के लिए, तो इस पे काम होना ही चाहिए, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक बात और कहना चाहती हूँ, आप और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। हमारे गांव में बहुत बहुत स्वागत। और आपकी आपका जो सोच है, जो आप गांव को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपसे भी मुझे प्रेरणा मिलती है। हाँ, बहुत सारी प्रेरणा मिलती है मेरे को। हाँ, तो और सभी से यही कहना चाहती हूँ, ओहो रेडियो सुनिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है, परिवार के साथ सुनिए। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और आप बहुत ऊंचे लेवल पे जाए। हम तो ये सोचते हैं। देखिए, मैं कुछ दिनों पहले मैंने एक अंकिता भंडारी वाले पे एक फेसबुक लाइव किया था। मैंने उसमें यही कहा कि देखिए, हम सबकी अपनी एस्पिरेशन होती है कि हम जीवन में कुछ अच्छा करें, हमको कुछ हासिल हो। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज हम एक रेडियो स्टेशन चला रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हम आगे न बढ़े, हमारा समाज भी आगे बढ़े। हाँ। नहीं तो हम आगे बढ़ गए और समाज कहीं पीछे रह गया, तो अगर कल को हमको कुछ सेलिब्रेट भी करना होगा तो हम किसके साथ करेंगे, अगर हमारे आसपास लोग ही नहीं होंगे।
इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम भी बढ़ें और हमारे साथ हमारा समाज भी आगे बढ़े। हाँ, तब तो फायदा है। हाँ, दूरी नहीं होनी। हाँ, वो भी है ना। हाँ, तो ये बात हाँ, है। तो थैंक यू। हो जब तपता था क्रोध में सूरज, हवाओं ने मुख मोड़ लिया, कर आसमान को मुट्ठी में उम्मीद का बादल फोड़ दिया। उस वक्त के चक्र से निकला मैं एक काल खंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। पहाड़ की मिट्टी में घुला अपने हिस्से का रंग हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। सुनते रहिए रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। Download the app now.